अब आगे हम स्कैन करेंगे मुजफ्फरपुर जिले के अंदर आने वाली औराई विधानसभा सीट को। औराई विधानसभा सीट में इस बार क्या समीकरण कहते हैं, यहां चुनावी परिस्थितियां क्या बनती दिखाई दे रही हैं, किसकी संभावनाएं इस बार जो है वो नजर आ रही हैं, कौन दावेदारी पेश कर रहा है, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, औराई विधानसभा क्षेत्र को अब हम स्कैन करेंगे। यहां पर स्थिति इस बार क्या समझ आ रही है, समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इतिहास रहा है जिसके बाद यह समझा जाए कि किसकी और हवा इस बार औराई में बह रही है? देखिए, औराई की सीट बहुत खास सीट है और खास इसलिए है कि जब औराई विधानसभा बना उससे पहले ये उत्तरी कटरा के नाम से यहाँ चुनाव होता था और प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी भी इस विधानसभा सीट का जो है वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1957 में वो यहाँ से चुनाव जीते थे, इसलिए ये सीट जो है महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप समीकरण के लिहाज से अगर देखिए तो यहाँ पर दो जातियां जो है उनके बीच से विधायक जो है वो चुने जाते रहे हैं, या तो यादव जाति से या भूमिहार जाति से, जिसमें यादव जाति से ज़्यादा जो है वो विधायक अब तक चुने गए हैं। और यही वजह है कि ज़्यादातर अवसरों पर जो है प्रमुख दलें यादव प्रत्याशी देती हैं। यहाँ पर एक और चीज आपको दिखेगी कि यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टियों का एक दबदबा रहा है। यहाँ पर ज्यादातर अवसरों पर सोशलिस्ट पार्टियां ही अलग अलग नामों से चुनाव जीतती रही हैं। कांग्रेस को उतनी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से 2010 से अगर आप देखिए तो बीजेपी का प्रभाव भी इस क्षेत्र में बढ़ा है और इन 3 चुनावों में जो आखिरी हुए हैं उसमें 2 बार बीजेपी को कामयाबी मिली है। तो इस बार क्या होगा, इसे लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं, दावेदार जो है वो निकल कर आ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टियों का दबदबा है, लेकिन 2020 वो साल था जब किसी भी प्रमुख दल ने जो है वो सोशलिस्ट पार्टी वहां से मुख्य मुकाबले में नहीं उतरी, क्योंकि बीजेपी और भाकपा माले के बीच जो है पिछली बार यहां पर मुकाबला हुआ, महागठबंधन में ये सीट गई थी। इसीलिए इस बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के सामने इस बार आरजेडी चुनावी मैदान में आएगा। लेकिन यहाँ के जातीय समीकरण जो इशारा करते हैं उसमें वीआईपी का दावा भी मजबूत दिखता है। तो क्या महागठबंधन ऐसा कर सकता है कि वीआईपी से प्रत्याशी दे दे? दूसरी तरफ बीजेपी है वो एक बार फिर से यहां जीत हासिल करना चाहती है। राम सूरत राय उनके विधायक हैं, उनको अपने काम पर भरोसा है, मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, तो उनका एक अपना जो है इस क्षेत्र में उनकी पहचान है और उसके भरोसे वो इस बार भी जो है चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं। तो कौन अपने इरादे में सफल होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप देखिए तो जब उत्तरी कटरा से हटकर जब औराई नाम से विधानसभा की सीट बनी तो पहला चुनाव 1967 में हुआ और तब चंद्र माधव सिंह जो है वो यहाँ से विधायक बने। तो चंद्र माधव सिंह औराई के पहले विधायक हैं, वो भूमिहार जाति से आते हैं। लेकिन 1969 में पांडव राय यहाँ से चुनाव जीते, वो यादव जाति से आते हैं। फिर 1972 में आप देखें तो राम बाबू सिंह आपको जीतते हुए दिखाई देंगे कांग्रेस पार्टी से, वो भी भूमिहार थे। लेकिन वहीं पर जो है भूमिहार जाति के जीतने का सिलसिला जो है वो रुक जाता है और उसके बाद गणेश प्रसाद यादव, जिनकी छाप औराई विधानसभा सीट पर सर्वाधिक आप देख सकते हैं, वो एंटर करते हैं। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जो उनकी जीत का सिलसिला शुरू होता है तो नॉन स्टॉप 6 चुनावों तक चलता रहता है। 1977 जीतते हैं, 80 जीतते हैं, 85, 90, 95, 2000 तक वो जीतते रहते हैं, जिसमें जनता पार्टी से 3 बार, जनता दल से 2 बार और जेडीयू से 1 बार। फिर 2005 में जो है अर्जुन राय आते हैं, वो चुनाव जीतते हैं, इन सब के बीच वो सांसद बन जाते हैं। और फिर 2009 में एक उपचुनाव होता है और वहां पर जो है आरजेडी के सुरेंद्र कुमार को कामयाबी औराई में मिलती है।
तो जो 15 चुनाव अब तक औराई विधानसभा सीट में हुए हैं नाम से, तो जिसमें जेडीयू और जनता पार्टी 3-3 बार इस सीट को जीतने में सफल रही है। जनता दल, आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 बार कामयाबी मिली है और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। तो किसी एक दल का दबदबा नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी का दबदबा जरूर दिखता है। गणेश प्रसाद यादव औराई का प्रतिनिधित्व तो सबसे ज्यादा बार करने में सफल रहे हैं, 6 बार वो यहां से चुनाव जीते। इसके अलावा अगर आप देखिए यहां पर तो एक और चीज दिखती है कि यहां पर जो है पिछले 3 चुनावों में बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी मजबूत हुई है। और अभी आप लोकसभा के चुनाव में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी के राजभूषण चौधरी को औराई में 54.5% से ज्यादा वोट मिले, तो 55% के आसपास उनको वोट यहां पर मिले और 36,200 वोटों से वो लीड करने में कामयाब हुए। तो इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि वो पिछली सफलता को दोहरा सकता है 2025 में भी। अब यहां पर अगर आप देखिए 2010 से हम देखते हैं रामसूरत राय जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट थे और वो 2010 में 11,741 वोटों से जो है वो चुनाव यहां पर जीतते हैं। उनके सामने आरजेडी से सुरेंद्र कुमार यादव ही थे जो कि तब आपको सिटिंग विधायक थे और उनको 26,681 वोट ही आए और जीत मिली रामसूरत राय को। हालांकि गणेश प्रसाद यादव तब चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी 11.5% के आसपास वोट आया। शशि भूषण शाही थे, उनको 11% के आसपास वोट आया। फिर 2015 आता है और ये वो साल था जब बिहार में राजनीति ने करवट ली थी और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इकट्ठे आ गए थे, साथ में कांग्रेस भी थी। तब यहां पर यह सीट लड़ने के लिए आरजेडी को दी गई। तो एक समीकरण कह लीजिए, अंक गणित कह लीजिए, सब कुछ महागठबंधन के फेवर में था और इसका लाभ सुरेंद्र कुमार यादव को जो है वो मिलता भी है और वो यहां से चुनाव जीतते हैं। 10,825 वोटों से वो रामसूरत राय को शिकस्त देते हैं जिनको कि लगभग 36.5% वोट आए थे। तब लाल बाबू सहनी यहां पर प्रत्याशी थे, वो भी चुनाव लड़े थे, उनको 5.5% के आसपास वोट आया था। फिर 2020 में बिहार की राजनीति ने एक और करवट ले ली, जेडीयू की वापसी हो गई बीजेपी में, तो एक नया गठबंधन बन गया आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों का। अब यहां पर यह सीट लड़ने के लिए भाकपा माले को दी गई और भाकपा माले से मोहम्मद आफताब आलम यहां पर चुनावी मैदान में उतरे। इससे नाखुश हुए कौन हुए? सुरेंद्र कुमार यादव, और वो जो है यहां पर आरजेडी के बागी के रूप में चुनावी मैदान में उतर गए। अखिलेश कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। अब जो यहां पर मुकाबला हुआ, चूंकि भाकपा माले से मोहम्मद आफताब आलम जो है वो प्रत्याशी थे, तो एक पोलराइजेशन यहां पर देखने को मिला और इसका लाभ रामसूरत राय को मिला और उनको 52.5% के आसपास वोट मिला, 52.31%, 90,479 वोट, और वो 47,866 वोटों से जीते। मतलब बड़ी जीत जो है उनको मिली और मोहम्मद आफताब आलम को सिर्फ 24.6% वोट मिले और जो सुरेंद्र यादव आरजेडी के बागी थे उनको भी 4.8% के आसपास वोट आए हैं। तो अब इस बार जब चुनाव होना है तो इसमें एक सवाल उठ रहा है कि क्या यह सीट भाकपा माले को फिर से दी जाए, क्या मोहम्मद आफताब आलम फिर से प्रत्याशी बनाए जाएं। हालांकि मोहम्मद आफताब आलम जो हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि कहीं उनको फिर से टिकट दिया जाए और एक काउंटर पोलराइजेशन हो जाए तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा। तो इसलिए आरजेडी भी इस सीट पर दावेदारी करता हुआ दिख रहा है। राकेश जी, दावेदारी क्या होगी उसको समझेंगे हम कि इस बार क्या कुछ यहां पर समीकरण बन रहे हैं, लेकिन औराई विधानसभा की जनता क्या कुछ इस बार चुनावी माहौल में कह रही है वो जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को। की बनेगी, नीतीश कुमार की बनेगी। बीजेपी क्या हो, नीतीश कुमार एनडीए से वोट करा दो, बीजेपी की तब की लालटेन की बताओ। हम तो बीजेपी के इससे पहले बार दिए, अभी का डिसीजन अभी नहीं ले सकते हैं। पहली बार भी बीजेपी को दिए हैं।
अभी तो मान के चलिए मिला जुला के अभी सरकार तेजस्वी के बनेगा। तेजस्वी के बनेगा मिला जुला के। मिला जुला के। मुकेश सहनी को लेकर के बोल रहे हैं। हाँ। बिहार चुनाव बहुत ही अच्छा और अच्छे से भी अच्छा अच्छे से भी और अच्छा। हाँ और बेहतर से बेहतरीन होने जा रहा है, इसलिए कि इस बार एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी इसमें जो है बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करेगी। वो वोट चोरी का इंजाम जितना लगा ले, पब्लिक जान रही है ना क्या है नहीं है, तो पब्लिक जान रही है पूरा। अच्छा, पब्लिक नीतीश कुमार को क्यों पसंद करेगी आप बताइए। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं ना, अब देख रहे हैं काम, देखिए उनका जिस रोड पे वो चल रहे हैं, वो रोड पे बाहर देख रहे हैं, रोड पे खटखट पे पहले चलते थे। नीतीश कुमार की तेजस्वी। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ विकास प्राथमिकता है ना। अच्छा, नीतीश कुमार को देना है। काम किए नीतीश कुमार। काम किया चाहे न किया उससे मतलब। नीतीश कुमार चलिए, तो औराई विधानसभा की जनता भी चुनाव के लिए तैयार है। जनता के भी अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी मांगे हैं और जनता भी अपने मुद्दों पर वोट करने के लिए तैयार है। राकेश जी, जनता की भी प्रतिक्रियाएं हमने सुनी। कोई एनडीए के पक्ष में जो है वोट का माहौल बना रहा है, तो कोई महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा है। सभी के अपने अपने दावे हैं। दावेदारी को अगर हम देखें, आपने विस्तार से बताया कि क्या इतिहास इस सीट पर रहा है, किसका दबदबा रहा है। इस बार की दावेदारी कितनी मजबूत दिखाई देती है? एनडीए उम्मीदवार की बात करें या फिर अपोजिट इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवारों की बात करें? देखिए, चूंकि बीजेपी से पिछली बार मैसिव विक्ट्री जो है वो रामसूरत राय को मिली थी, तो बीजेपी से तो वो दावेदार हो सकते हैं, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है, तो वो तो एक दावेदार हो गए। लेकिन आरजेडी से अगर आप देखिए तो कई दावेदार हैं। एक तो भाकपा माले से मोहम्मद आफ्ताब आलम की दावेदारी है ही, इसके अलावा अर्जुन राय जो इस बार सीतामढ़ी से लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं, वो चुनाव लड़े या उनकी पत्नी चुनाव लड़े, इस बात की भी बहुत चर्चा है। और सुरेंद्र यादव जो कि आरजेडी से यहां लड़ते रहे हैं, पिछली बार बागी होकर लड़े, उनकी भी दावेदारी बनती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखिएगा कि मल्लाह वोटर्स 9 से 10% हैं, तो वीआईपी की भी दावेदारी बनती है। मुन्ना शुक्ला के रिलेटिव में मान मर्दन शुक्ला, उनके नाम की चर्चा भी है, वो चलती है। तो बहुत सारे दावेदार यहां पर आपको दिखेंगे। कांग्रेस से अरविंद मुकुल की भी दावेदारी है। अगर आप यहां से जातीय समीकरण को देखें तो अनुसूचित जाति के 11.23% वोटर हैं, यादव 13 से 14% और मुस्लिम 17.9%। अब देखना है यहां पर ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार होता है या नहीं। तो अगर आप एमवाई को देखें तो 31 से 32% है। राजपूत कम हैं, लेकिन भूमिहार यहां पर अच्छी संख्या में है, 12 से 13%, और ब्राह्मण 7 से 7.5%। तो 19 से 21% सामान्य जाति के वोटर हैं और वैश्य 10 से 11% हैं। तो 31-32 एमवाई और इधर सामान्य जाति और वैश्य को देखिए तो वो भी 31-32% के आसपास। तो अदर ओबीसी ईबीसी जिसमें कि कुशवाहा कुर्मी भी शामिल हैं, वो आपको 24 से 26% है, जिसमें मल्ला 9 से 10% है, धानुक 3% है। तो ये वोट जिसको बल्क में जाएगा, जीत जो है उसकी संभावना जो है यहां पर जीतने की बढ़ जाएगी। तो औराई में एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। राम सूरत राय अपनी जीत को दोहराना चाहेंगे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के इरादे कुछ और हैं। चलिए, तो काफी स्थिति दिलचस्प है। मुजफ्फरपुर जिले के अंदर आने वाली औराई विधानसभा सीट पर हमने तमाम समीकरणों को समझा है। जातीय समीकरण यहां पर क्या कुछ कहते हैं, चुनावी समीकरण क्या नजर आ रहे हैं, और देखना होगा कि इस बार औराई विधानसभा की सीट पर बाजी किसके हाथ लगती है।